नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल की। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों की। कठुआ जिले के दूरदराज इलाके मछेड़ी में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकियों ने आज दोपहर को सेना के एक पेट्रोलिंग वाहन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया था, जिसमें कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। यह मुठभेड़ मछेड़ी के बदनोता गांव में हो रही है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। इस पर और ज्यादा जानकारी भी हासिल करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से कठुआ जिले के दूरदराज इलाके मछेड़ी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। रुख करेंगे हमारे साथ पूर्व सरपंच मुख्तियार अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मछेड़ी के पूर्व सरपंच हैं ये, इनसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। जी, जिस तरीके से ये मुठभेड़ चल रही है, तो क्या अभी भी वहां पर गोलियों का तबादला चल रहा है और ताजा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है? जी 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 जी, अभी भी वहां पर फायरिंग चल रही है। गोलियों का तबादला हो रहा है उनका दोनों तरफ से। तो ये कोई 3:30 के आसपास जो रूटीन पेट्रोलिंग आर्मी की जाती है रोड में, तो उस पर इन्होंने फायर किया है मिलिटेंट्स ने। तो उसमें तकरीबन 3 से 4 जवान हमारे जो हैं वो घायल हो गए हैं। दो की हालत थोड़ी ज्यादा सीरियस है, तो दो उनमें से थोड़ा कम मतलब कम जख्मी है। तो उन आर्मी जवान को बिलावर अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से गोलियों का तबादला अभी ये जारी है, बस फायरिंग चल रही है। मुख्तियार जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वहां पर जब काफिला जा रहा था तो कितने वाहन थे उस काफिले के अंदर? कोई और वाहन भी क्षतिग्रस्त वहां पर हुआ है या एक ही वाहन जिसको निशाना बनाया गया है? और उस वाहन के अंदर कितने ही सुरक्षा बल जो थे वो वहां पर सवार थे? क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? सूत्रों से ये पता चला उसमें 3 वाहन थे। 3 में से एक को उन्होंने टारगेट किया है। तो एक वाहन को नुकसान पहुंचा है। तो उसी में से शायद अब पूरे तरीके से तो पूरा एक्यूरेट तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से पता चल रहा है उसमें यह है कि एक ही गाड़ी को ज्यादा उन्होंने टारगेट किया, आर्मी की जो पेट्रोलिंग गाड़ी थी। तो ये जो काफिला था किस तरफ जा रहा था? ये बिलावर की तरफ आ रहा था या आगे जा रहा था कहीं पर? सर, ये काफिला जो है वो ये मछेड़ी से लोई मलार की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में बदनोता विलेज और केंडली की बाउंड्री है, जहाँ पर वहां पर थोड़ा सा जंगली एरिया आता है नाले जैसे में, वहां पर अटैक हुआ है जवान पर। मुख्तियार अहमद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आप पूर्व सरपंच हैं वहां पर, तो यहाँ पर कभी मिलिटेंसी ऐसी देखी नहीं गई थी, पर कभी कभार एक्टिव होते थे, पर अब तो काफी देर से यहाँ पर कुछ भी ऐसी इनपुट्स नहीं रही थी और ये वहां पर ऐसी चीज होना लोकल सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? जी सर, अब तो ये तो इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो पता चल जाएगा बहरहाल। लेकिन 18-20 साल से यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं देखा गया। 18-20 साल पहले थोड़ी बहुत एक्टिविटी सुनने में आती थी, या तो आज 18-20 साल से ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये पहला वाकया हुआ आज, जो कि एक चिंता का विषय है, और हम लोगों के लिए भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, और पूरी हमारे सिक्योरिटी जवान जो है उसमें। तो पुलिस इस वक्त मौके पर पुलिस हमारी लोग। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा मुख्तियार अहमद जी, अब वहां पर गांव में माहौल कैसा बना हुआ है? दहशत का माहौल होगा लोगों के बीच में, तो किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है वहां पर? हमें ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, शांत रहें, और बिल्कुल ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। पुलिस, सीआरपी और आर्मी हमारी जो है जवान जितने भी हैं वो सब इस वक्त एक्टिव हो गए हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। फायरिंग हो रही है, अब उन्होंने कार्डन कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त रात भी होने जा रही है, तो शायद वो लोग रात का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाएं या क्या करें। ये तो उनका अपना वो होगा, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता जी सकता। बिल्कुल मुख्तियार अहमद जी, धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। पूर्व सरपंच मुख्तियार अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये पूरा मुठभेड़ अभी भी वहां पर चल रही है, इसे पूर्व सरपंच बता भी रहे थे, तो वहां पर अब ताजा स्थिति क्या बनी है, कैसे बारे में जानकारी आपको मिल पाई है? 3 वाहन ये बता रहे थे पूर्व सरपंच, तो क्या इसमें पुष्टि है कि 3 वाहन ही थे और कोई और वाहन तो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है इसमें? बिल्कुल साहिल, मैं बताऊं कि जो ये हमला हुआ है सेना के काफिले पर और 3 वाहन जा रहे थे सेना के, तो
घात लगाकर बैठे हुए आतंकियों ने उन पर पहले ग्रेनेड से हमला किया, फिर फायरिंग की और फायरिंग करके पास के जंगलों में की तरफ भागे। बाकी 2 गाड़ियां जो पीछे चल रही थी, उनके जवानों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों का पीछा किया और इलाके को घेरने की कोशिश की। तो इसी खबर के साथ मैं बताऊं कि इस एक्सचेंज ऑफ फायर में जो पहली बार हमला किया आतंकियों ने घात लगा, उसमें 4 जवान जो है वो घायल हो चुके हैं, जिनको इलाज के लिए बिलावर के उप जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाएंगे। और इसके चलते इस इलाके की बात करूं तो काफी दहशत का माहौल हो चुका है। सुरक्षा बलों जगह जगह पर तलाशी अभियान भी चला रहे हैं और इलाके को घेर कर वहां पर गोलियों का तबादला जो है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर बीच बीच में फायरिंग होती है, कभी तेज हो जाती है, कभी रुक जाती है। तो इस तरह से पुलिस ने भी बाहर से मोर्चा संभाल लिया है। एसओजी की टीम हो चाहे सीआरपीएफ हो, सभी सुरक्षा बल इलाके की तरफ रुख कर चुके हैं और इलाके की पूरी घेराबंदी की जा रही है। मैं बताऊं कि यहाँ पर जो आतंकी हैं ये इस इलाके में सक्रिय हो चुके हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी की खबरें आती रही और तलाशी अभियान भी चलता रहा। लेकिन यहाँ पर आज जो हमला किया गया है, इसमें सेना को निशाना बनाकर जो हमला किया गया है, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत है। माहौल खराब करने की बात है इस इलाके का, खासकर कठुआ जिले की बात करूं क्योंकि इलाका काफी दूर दराज का है। मौसम की बात करूं तो वहाँ जो ठंडा इलाका है और धुंध पड़ी हुई है और धुंध में काफी परेशानी आ रही है सुरक्षा वालों को कि वहां पर किस तरह से आतंकियों की ढूंढना है। लेकिन अभी भी आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। ड्रोन बिल्कुल भी रंजीत, चलाए सर्च जा रहे ऑपरेशन हैं। चलता रहेगा, लेकिन सेना के लिए एक चुनौती रहेगी क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा तो ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुरक्षा बलों के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इसके बाद खबर निकल के सामने आई है कि कितने आतंकी जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं? क्या ये कोई जानकारी निकल के सामने आई है? फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर जो है ये कठुआ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का मुठभेड़ जो चल रही है, जिसमें कि 4 लोग घायल हुए हैं। साउथ कश्मीर के चिनीगाम इलाके में हाल ही में हुई मुठभेड़ को लेकर आज सेना और पुलिस ने ब्यौरा दिया। अनंतनाग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिगेडियर पृथ्वीराज चौहान और साउथ कश्मीर के डीआईजी जावेद इकबाल ने बताया कि इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं और इस ऑपरेशन के बाद मौके से 6 किलो की आईईडी भी बरामद की गई है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। इस इलाके में मूवमेंट की खबर काफ़ी दिनों से आ रही थी और हमने अपने सारे एजेंसीज के साथ और आर्मी ने अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस और सोर्सेज की मदद से पूरे एरिया पे निगरानी रखी थी। 6 तारीख को हमें टेररिस्ट के मूवमेंट की एक सटीक खबर चिनीगाम इलाके में मिली और खबर मिलते ही 6 तारीख की 1500 बजे शाम तक कॉर्डन लग चुका था। 1600 बजे हमारे एक जवान ने 4 लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी। इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था और ये लगते ही हमने उन लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इस फायरिंग का हमारे पार्टीज ने बखूबी उसका जवाब दिया, जिसके इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में हमने अपने बहादुर सिपाही को भी खोया। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में 4 टेररिस्ट मारे गए। इन टेररिस्ट का नाम आपको डीआईजी साहब पहले ही बता चुके हैं। इनमें यावर डार, जाहिद डार, शकील वानी और ताहिद राठर शामिल हैं। ये ऑपरेशन कंक्लूड करने के बाद सर्च के दौरान हमें तकरीबन 6 केजी की एक आईडी भी मिली, जिसे कोलैटरल डैमेज को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन तौर पे इन सिटू वहीं बर्बाद कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद सईद आगा रोहुल्ला द्वारा संसद में पिछले दिनों दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने कहा है कि सैयद आगा रोहुल्ला जम्मू कश्मीर में 1990 के दौर को वापस लाने की बात कर रहे हैं।
उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मौजूदा समय में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लिहाजा वे किसी वहम में ना रहें। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल के साथ उन खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, आगा रोहिल्ला सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनके बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है कि वो 1990 का दौर वापस लाने की बात कर रहे हैं, एक तरह की धमकी दे रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहूंगा, देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी वहम में मत रहिएगा। ना मुफ्ती जी गृह मंत्री हैं और ना ही वीपी सिंह प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह है। और जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास और विश्वास का जो हमारा वादा है वो टूटेगा नहीं। अपने नागरिकों की सुरक्षा हम करना जानते हैं। किसी भी सूरत में देश को तोड़ने वाली शक्तियां, अलगवादी शक्तियों को उभरने नहीं दिया जाएगा। सर, खबर ये मिल रही है कि 10 जुलाई को चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। कितना तैयार है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए घाटी में? चुनाव आयोग का काम है चुनाव घोषित करना। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को एक पर्व के रूप में मानती है और लोकतंत्र के प्रति हमारी वचनबद्धता है। चुनाव जब भी आए हम उसका स्वागत करेंगे और चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्या घाटी में आप लोग किसी दल से समर्थन लेने या टाइप करने की तैयारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल है, हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ कहना है कि हम तैयार हैं, जब भी चुनाव होगा घाटी की जनता भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। मुगल रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक कार पर अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल की पहचान 60 वर्षीय मोहम्मद शरीफ के रूप में की गई है, जिसे इलाज के लिए पीएचसी चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे स्वरणकोट के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया। स्वरणकोट में भी डॉक्टरों ने उसका उपचार करने के बाद पुंछ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अभी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई कि एक मुगल रोड में एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक बंदा जख्मी हो गया, जिसको हमारे पास आया फर्स्ट एड देके चिंदीमठ पीएससी में उसको फर्स्ट एड दिया गया। उसके बाद उसको रेफर किया एसडीएस सुरंग। यहाँ हमने पेशेंट को देखा तो उसमें थोड़ी सी हेड इंजरी है और ब्लीडिंग लेफ्ट ईयर कर है। पेशेंट थोड़ा ड्राउजी है, उसको हमने फर्स्ट एड देके लाइन सिक्योर करके उसको हम सीटी स्कैन के लिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डीएच पुंछ और सीटी स्कैन के लिए भेज रहे। लेकिन ऑलमोस्ट पेशेंट आउट ऑफ डेंजरस है, लेकिन सिक्योर के लिए हमने एनसीसीटी के लिए उन्हें भेज रहे। जा रहा था श्रीनगर दवाई के लिए, ये मेरा मामा साथ में था, हम वहाँ पसी पड़ी है तो स्लैड है वहाँ पे, तो वहाँ गाड़ी हमने पीछे काफ़ी पीछे खड़ी की थी, तो सब गाड़ियाँ वहीं थी, तो ऊपर से एक पत्थर आ गया, छोटा सा पत्थर आके लग गया गाड़ी पे और गाड़ी से ये अंदर गाड़ी के अंदर था, इसके सर में चोट आ गई। अब इसको वहाँ से एम्बुलेंस में यहाँ लेके आए सुनकोट, ये सुनकोट से यहाँ से अब रेफर कर रहे हैं पुंछ। स्टेडियम में बने बास्केटबॉल कोर्ट की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसका निर्माण 2022-23 के डिस्ट्रिक्ट प्लान में से किया गया था। मौजूदा समय में यह पूरी तरह से उखड़ चुका है, जिस पर बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के लिए अभ्यास करना खतरे से खाली नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता जमशेद मलिक की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लान से 2022-23 के अंदर ये बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया, जिसकी लागत 4.98 यानी 5 लाख के आसपास है। और एक साल के अंदर की हालत में इस कोर्ट की आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ आपको बजरी ही बजरी निकली हुई नजर आएगी, क्योंकि चंद बारिशों ने ही एक साल के अंदर इस कोर्ट की पोल खोल के रख दी है, जो 5 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया था। हालांकि इसके ऊपर जो रंग रूप जो किया गया था वो भी बारिशों के साथ पूरी तरह साफ हो चुका है। कहीं कहीं निशान उस रंग के जरूर नजर आते हैं, बीच में दरारें ही दरारें आपको नजर आएंगी और कारण जो इसके हैं वहाँ वो रंग रूप आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा जो इस पर किया गया है। तकरीबन 5 लाख रुपए की लागत से इस बास्केटबॉल कोर्ट को तैयार किया गया, जिसमें चंद बारिशों के बाद ही बजरी निकली हुई आपको नजर आएगी और 5 लाख की लागत इस पर हुई है। और आप देख सकते होंगे सिर्फ वो निशान बचे हुए हैं, जैसे इसको मेकअप किया गया था, उसके बाद इसका मेकअप बारिश से धुल गया और धुलने के बाद जो नीचे इसकी बजरी थी वो पूरी तरह निकल कर सामने आ चुकी है। एक साबका खिलाड़ी और पॉलिटिशियन भी
नजीम जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह इकलौता एक शहर के अंदर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम है जिस पर 25 लाख की ज़्यादा से लागत का इसका वो पवेलियन बनाया गया जो ज़मीन बोझ हो चुका है। एक साल पहले यानी 23 में इसको 5 लाख रुपए लगाकर इस मिनी बास्केटबॉल कोर्ट को तैयार किया गया। आज इसकी भी हालत आप देख सकते हो, सिर्फ बजरी ही बजरी इस कोर्ट के अंदर नजर हो। किस तरह देखते हैं आप इस सबको? देखिए सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जो मतलब जो शाना बिशाना जो है वो आप हर जगह जो है पहुंचते हो और जहां भी काम रुके हुए हैं वहां पे जाके आप एडमिनिस्ट्रेशन तक दिखाते हो। बात रही यहाँ जो है बास्केटबॉल का, ये पिछले साल ही जो है ये बास्केटबॉल का ये ग्राउंड बना था। हमारे शहर के अंदर रजौरी में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। 2 ग्राउंड थे, एक तो आर्मी वाले वहाँ पे वो अपने अंडर करके एक ग्राउंड यहाँ था, एक बच्चा था ये यहाँ पे जो है देखिए पिछले साल ही अभी ये ग्राउंड बना है। 5 लाख रुपया यहाँ पे लगा। आप खुद देख सकते हो कि जैसे एक पार्लर में किसी को लेडीज को दुल्हन को ले जाते हैं और सजाते हैं, वैसे इसको सजाया था। आप देखिए 5 लाख रुपया यहाँ पे लगा है। ये बजरी, ये देखो रेत जो है वो सामने बाहर निकल रही है। ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये जिस ठेकेदार ने भी किया है, सिर्फ ऊपर नीचे बजरी डाल के ऊपर सिर्फ थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगा के एक मेकअप बना तैयार करके उसने दिखाया और अपना पैसा ले गए। इसकी इंक्वायरी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के एलजी इंतजामिया से कि इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी इंक्वायरी हो, कितना पैसा सैंक्शन यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे कितना लगा है। और ये देखिए बजरी सामने बजरी है, ये सीमेंट है ही नहीं इसमें, तो सीमेंट होगा तो ये सेट होगी। जब एक ही बारिश से अभी ये बजरी जो है सामने आ रही है, हम यही आपके चैनल से ये एलजी इंतजामिया को ये कहना चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरह आपको मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की आज हालत दिखा रहा हूँ, पहले मैंने आपको शर्ट दिखाया और उसके बाद अब ये दिखा रहा हूँ मैं आपको बास्केटबॉल कोर्ट जिस 22-23 में जिसको 5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया और आज इसकी हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ बजरी ही बजरी जो इस पर डाली गई थी वो बिल्कुल पूरी तरह निकल कर सामने आ चुकी है। आप देख सकते होंगे कहीं से आपको ये बास्केटबॉल कोर्ट नज़र आ रहा है जिस पर ये हालत है आज, और 1 साल के अंदर ही इसकी ये हालत हुई है। वहीं साबका प्लेयर और इस वक्त के पॉलिटिशियन की तरफ से मांग की जा रही है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये पैसा लगाया गया था ताकि नौजवान खेल कूद की तरफ आएँ, क्योंकि मरकज़ी सरकार भी चाहती है कि नौजवान नशे से दूर होकर खेल कूद की तरफ आएँ, क्योंकि वज़ीर आज़म हिंद की तरफ से भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें खेलो इंडिया जिसका नाम दिया गया था, जिसके बाद कई नौजवानों ने इस जम्मू कश्मीर रियासत का भी नाम रोशन किया। मगर जो हालत ज़मीनी सतह पर है, अगर इसी तरह की हालत रही तो इस राजौरी के जैसे इलाके से कोई भी प्लेयर निकलकर सामने नहीं आ सकता। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। कठुआ में पिछले दिनों मवेशियों की मौत के बाद पूर्व सरपंच सहित अन्य लोगों द्वारा बस चालक की बेरहमी से की गई पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अंबेडकर सेना ने आज कठुआ में डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग जाम कर दिया और इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर पर भी सवालिया निशान लगाए। लोगों ने आरोप लगाया कि बस चालक से मारपीट करने वालों ने इस मामले को धर्म और जाति का रंग दिया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एफआईआर में SC/ST एक्ट के तहत आरोपियों को नामजद करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा ना हुआ तो वो बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं निंदा करती हूँ रमेश कुमार के ऊपर बेरहमी से जो है अत्याचार हुआ। कंटिन्यूसली 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है हमारे जो है हमारी जो जाति के नाम पर उसको प्रताड़ित किया गया और पुलिस प्रशासन द्वारा जो है इस केस को कमजोर करने के जो है वो किस्सा सामने आ रहा है। पुलिस प्रशासन को जो है इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। इसके ऊपर सोचना चाहिए कि दलित समाज को आए दिन क्यों प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। आए दिन जो है दलित समाज की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। आए दिन जो है दलित समाज के लोगों को साथ दिन रात जो है अत्याचार हो रहे हैं। जो है हमारे एलजी प्रशासन को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं इस बात पे सोच विचार करना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूंगी, राजनीतिक षड्यंत्र खेला जा रहा है दलित समाज के साथ। रोटियां सेकने जो लोगों के बीच में आ जाते हैं, आज वो कहाँ पे सोए हुए हैं? आज उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई है। मैं पूछना चाहूंगी चौधरी लाल सिंह से, वो आज कहाँ है? आज दलितों के साथ यहाँ पे हो रहा है, आज वो कहाँ है? मैं दलितों के दलालों से पूछना चाहूंगी, जो एनसी पॉलिटिकल पार्टी जो एनसी के बीच में है, जो बीजेपी के बीच में है, जो कांग्रेस के बीच है, पीडीपी के बीच में, वो कहाँ चूड़ियां डाल के बैठे हुए हैं? जो हमारे बंदों का कत्लेआम घर जाके
जब जो है हमारे लोगों के घर जाके कत्ल होंगे तब वो बाहर आएंगे। मैं इन लोगों को एक आश्वासन देना चाहूंगी, अगर ये 2 दिन के अंदर किसी भी तरह का इनका स्टेटमेंट, जो हमारे दलित समाज के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो वो 2 दिन के अंदर अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हमारे इस एरिया में दलित समाज का कोई भी नेता अगर वो विधानसभा चुनाव में सामने आएगा तो इनको इनकी जो इतनी गंदी हालत की जाएगी, लोगों के द्वारा हमें कैंपेन जब चलाएंगे तो दलित समाज, हाँ, और इसके ऊपर इस केस को जो है मजबूती से लेने की जरूरत है। SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है इसके ऊपर नहीं लगाया गया, इसको महाशा कम्युनिटी के नाम पे प्रताड़ित किया गया। एक वकील के नाते हमने रमेश कुमार जी का जो एक पिटिशन है, एक याचिका है, हमने पहले SSP साहब से बात करी, वो यहाँ पे नहीं थे मगर उन्हें आश्वासन दिया कि वो शाम को मीटिंग करेंगे। हमें ASP साहब ने बहुत ही विनम्रता के साथ सुना। हमारे 3 मुद्दे हैं, हमने DC साहब से भी बात करी है। हमारे 3 मेन मुद्दे हैं। पहला, जो FIR दर्ज की गई है उसमें करेक्ट सेक्शंस नहीं लगे हैं, या तो रमेश कुमार जी। जम्मू के बरजाला इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले एक युवक की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय साहिल चौधरी निवासी कृष्णानगर मीरा साहिब के रूप में की गई है, जिसकी अभी मात्र 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतक के परिजनों की माने तो साहिल किसी के जन्मदिन की पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसका शव बरजाला रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पता नहीं, घर में तो ये बता के गया सर कि बर्थडे पार्टी में जा, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा जान लो, जल्दी आया ना। तो वहाँ जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसी पार्टी की इन्होंने, किसने इस पे अटैक कर दिया, क्या हुआ, हमें तो रात को पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। जब हम गए तो वहाँ रोड के किनारे पड़ा हुआ था ये अकेला ही। पता नहीं इस चीज़ का, ये तो हमारा अकेला ही था ना, हमें क्या पता कितने थे कितने नहीं। पार्टी तो काफ़ी लोग लड़के कर रहे होंगे, है ना। अब ये अभी कोई बता रहा नहीं रहा है कोई कितने लड़के थे कितने नहीं, किसी ने नहीं बताया हमें। अभी पुलिस ने उठाए हुए हैं, 15-20 बंदे उठाए हुए हैं। बाहर निकलते तो हैं बच्चे, बाहर अंदर तो जाते हैं। शादीशुदा 7 महीने पहले शादी हुई थी इसकी सर। हाँ, ये थोड़ी है कि अनमैरिड शादीशुदा। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।